हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हमारे चल रहा था इकोनॉमिक्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक और आर्थिक विकास की क्लासेस हम कर रहे थे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से आप निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा या आपका बैंकों के पास मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट्स, इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल है। इसमें से आपका कौन कौन M3 में शामिल है। तो ये आपके तीनों ही M3 में शामिल हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ये आपके तीनों ही M3 में शामिल हैं। डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा पूर्ति पर गठित कार्यदल, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1998 में प्रस्तुत की थी, उनकी सिफारिश अनुसार मुद्रा पूर्ति के निम्न आपके 4 समुच्चय हैं। ठीक है, जिन्हें आपके क्या कहते हैं, M0, M1, M2 और आपका M3 को ही व्यापक या स्थूल मुद्रा कहते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके तीनों, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स और बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट्स, तीनों ही आपके व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा क्या होती है आपकी, यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, यह गंदी या खराब मुद्रा है, यह अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया गया है। तो काली मुद्रा किसे कहते हैं। काली मुद्रा आपकी ऐसी मुद्रा होती है जिस पर यह आपकी अवैध आय है, जिस पर कर नहीं दिया गया। काली मुद्रा यानी कि आपकी ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से तात्पर्य ऐसी मुद्रा है, ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है, जिसे सरकारी कोष में राजस्व की हानि होती है। यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिससे प्राय आपके उत्पादक क्षेत्रों में ना लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था की के विकास की दृष्टि से एक समस्या है। तो काली मुद्रा क्या होती है आपकी, काली मुद्रा ऐसी मुद्रा है, यह आपकी ऐसी अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया गया, जिसमें आपकी जिस आय पर कर नहीं दिया गया उसे काली मुद्रा कहते हैं। और इसका प्रयोग आपकी किस में किया जाता है, इसका प्रयोग आपका उच्च उपभोग में किया जाता है, इसको उत्पादक क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता। काली मुद्रा को आपके उत्पादक क्षेत्रों में ना लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है उच्च उपभोग में। तो काली मुद्रा क्या होती है आपकी, काली मुद्रा ऐसी अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। तो भारत में आपके कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी, 1862 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में। तो भारत में कागजी मुद्रा जो आपके प्रथम बार शुरू की गई थी, ये की गई थी आपके 1862 में। तो आपके भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार तथा बंगाल बैंक द्वारा की गई थी। किस किस के द्वारा की गई थी आपकी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका 1770 से 1832। और आपका बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, 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 ये आपका 1773 से आपके 75 तक ये आपके वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित था, तथा आपके बंगाल बैंक द्वारा, तथा बंगाल बैंक द्वारा, तथा बंगाल बैंक द्वारा।
ओके, बंगाल बैंक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात आपके भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई, जो आपके 1 मार्च 1862 से प्रभावी है। ये आपके 1 मार्च 1862 से प्रभावी है। तो यहाँ पर आपकी जो कागजी मुद्रा थी, ये कब शुरू की गई थी? ये आपके 1862 यानी कि 1 मार्च 1862 से ही आपके प्रचलन में आई। किस किस के द्वारा कागजी मुद्रा आपकी शुरुआत की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि आपके 1770 से 1832 तक था, और आपका बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो आपके 1773 से 75 तक था, और ये आपके वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित था। और आपका बंगाल बैंक था, जो आपके 1784 आपका 1784 से 91 तक था, इनके द्वारा की गई थी। 1861 में आपके पेपर करेंसी एक्ट जो था, पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। और तो उसके बाद आपके उसके तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा आपके 1 मार्च 1862 में 62 से प्रचलन में आपके शुरू हो गई। 1862 से आपके प्रभावी हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1951 में, 1955 में, 1957 में या 1960 में? तो भारत में आपकी दाशमिक मुद्रा प्रणाली जो शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी आपके 1957 में। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई, यानी कि आपकी दशमलव प्रणाली, आपकी दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसे को नया पैसा कहा गया। वर्ष 1964 में नया पैसे से नया शब्द बाहर कर दिया गया था, अब इसे आपके खाली पैसा कहा गया। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा आपके 1 जून 1964 से पैसा हो गया। तो आपकी जो दशमलव प्रणाली जो थी, यानी कि आपकी दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये आपके 1957 में शुरू की गई थी। ओके, कब शुरू की गई थी आपकी दशमलव प्रणाली, यानी कि दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक को आपके करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। कहां तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को कहां तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000 तक, 5,000 तक, 15,000 तक या आपके 1,000 तक? तो इसको आपके 10,000 तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपए तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख रूप से आपके 10, 20, 50, 100, 200 तथा आपके 500 मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये आपके 10, 20, 50, 100, 200 तथा आपके 500 मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापने का कार्य कर रही है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपए तथा 5 रुपए की करेंसी भी छपाई का कार्य किया जा रहा था, जो आपके वर्तमान में बंद है। तो इससे पहले आपका जो 2 और 5 रुपए के नोट है, ये आपके आरबीआई के द्वारा छापे जाते थे, लेकिन वर्तमान में इनका प्रचलन आपके बंद हो गया है। वर्तमान में आरबीआई 2 रुपए और 5 रुपए के नोट नहीं छाप रहा। तो फाइन आपका जो आरबीआई है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है,
उसको 10, 20, 50, 100, 200 तथा 500 तक के नोट छाप रहा है और ये आपके 10,000 तक की करेंसी नोट छापने का इसको अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 10,000 तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? जो रिजर्व बैंक है हमारा आरबीआई है, उसे आपके कितने नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 85 करोड़ का, 115 करोड़ का, 200 करोड़ का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उसे अपने पास हमेशा आपके 115 करोड़ का स्वर्ण स्टॉक हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में आपके सिक्के कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो आपका भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आपका वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय है वो भारत में सिक्के जारी करता है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार यानी कि आपके वित्त मंत्रालय को है। सिक्के निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम सन 2011 के तहत भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी आपका भारत सरकार को ही है। परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। आपके जो सिक्के ढालने का जो अधिकार है, आपका सिक्के बनाने का अधिकार भारत सरकार को यानी कि वित्त मंत्रालय को है और आपके रिजर्व बैंक के माध्यम से ये सिक्के जारी किए जाते हैं। परिचालन के लिए जो ये सिक्के जारी किए जाते हैं, ये आपके किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय आपका भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ पर होती है? तो आपके भारतवर्ष में कहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है? दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में, मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु में, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। तो आपकी भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है वो आपके मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। भारत में मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में टकसालें यानी कि सिक्का ढलाई केंद्र है, पूर्व में ही स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में आपके नोएडा में भी एक टकसाल स्थापित की गई थी। 1988 में आपके नोएडा के अंदर भी एक टकसाल स्थापित की गई थी, वहां पर भी आपके सिक्कों की ढलाई का कार्य होता है। तो आपके मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता है भारत में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। तो आपकी कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है। तो ये है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा कथन आपका सही है। मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर में कमी आ गई है, जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने का अर्थ है पिछले वर्ष की समान अवधि में तुलना में कीमतें कम हो गई हैं और आपके खाद्य आपूर्ति बढ़ाने का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति आपकी कम होगी क्योंकि खाद्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा कथन ही मुद्रास्फीति की दर गिराने में निहितार्थ है, यानी कि कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, तो आपकी मुद्रास्फीति गिरने का अर्थ है, मुद्रास्फीति आपकी गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले या आपके राजकीय पेंशनर? कौन है जो आपका मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? निम्न में से आपके कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो वो है आपका एक ऋणी। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग जो है उसके लिए हानिकारक होती है। ऋणदाता जो होता है आपके ऋणी के लिए तो क्या होगी? आपकी ऋणी के लिए हो जाएगी लाभकारी। ऐसी स्थिति ऋणी के लिए लाभकारी होगी। और जो आपका ऋणदाता है, जो आपके कर्ज देता है, जो आपका कर्ज देने वाला है, उसके लिए ऐसी कंडीशन हो जाएगी हानिकारक। ओके, मुद्रास्फीति ऋणी के लिए आपके लाभकारी हो जाएगी और ऋणदाता के लिए हो जाएगी हानिकारक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति से जो आपका सर्वाधिक लाभ मिलेगा वो मिलेगा आपके एक ऋणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अभिकथन है आपका सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है आपका यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। आपके ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका कथन भी सही है, यानी कि जो आपका भी कथन है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है और आपका कारण है यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। कारण भी आपका सही है और कारण आपकी सही एक्सप्लेनेशन करता है, सही व्याख्या करता है आपके अभिकथन की। अवरुद्ध मुद्रास्फीति आपकी आती कब है? अवरुद्ध मुद्रास्फीति जो स्थिति है आपकी तब आती है जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है, जब आपकी आपूर्ति बहुत ही ज्यादा घट जाती है जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। आपूर्ति तो घट जाती है और मांग आपकी उसी स्तर पर बनी रहती है। अवरुद्ध मुद्रास्फीति आपको किसे कहते हैं? ऐसी स्थिति होती है आपकी जब आपूर्ति तो घट जाती है, बहुत ज्यादा घट जाती है आपूर्ति और आपकी मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। तो सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने आपको अवरुद्ध मुद्रास्फीति बता दिया कि अवरुद्ध मुद्रास्फीति क्या होती है? ऐसी स्थिति होती है जब आपकी आपूर्ति तो आपकी घट जाती है, बहुत घट जाती है और जो मांग आपकी परस्पर बनी रहती है, मांग आपकी परस्पर बनी रहती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहते हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण आपकी सही व्याख्या करता है अभिकथन की। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोर मुद्रा स्फीति को परिभाषित किया जाता है। जो आपकी कोर मुद्रा स्फीति है वो क्या है आपकी? आपकी कोर मुद्रा स्फीति को परिभाषित किया जाता है केवल ईंधन मुद्रा स्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रा स्फीति से, खाद्य मुद्रा स्फीति तथा ईंधन मुद्रा स्फीति से, केवल खाद्य मुद्रा स्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रा स्फीति से, खाद्य मुद्रा स्फीति तथा ईंधन मुद्रा स्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रा स्फीति से। तो जो आपकी कोर मुद्रा स्फीति होती है उसको आपके किस तरीके से परिभाषित किया जाता है?
खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, इनको आपके हेडलाइन शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रास्फीति क्या है आपकी, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। कोर मुद्रास्फीति में आपके खाद्य और ईंधन की कीमतों में जो आपके उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए कोड से आपके सही उत्तर का चयन करें। ओके, तो यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इस पर प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा एक है आपका पहला कथन, यानी कि यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। और एक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इस कर का प्रयोग मुद्रास्फीति हेतु माप द्वारा किया जाता है। ओके, इसका प्रयोग इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई, ये आपके वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना करता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग आपके मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार को वर्ष 1982 से स्थानांतरित किया गया है। तो ये आपके सन 2002, सन 2001, सन 2000 आपका 1998 में, तो ये आपके स्थानांतरित किया गया है सन 2001 में। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन आपके श्रमिक ब्यूरो द्वारा वर्ष 1944 से किया जा रहा है। समय समय पर इसके द्वारा सूचकांक की आधार श्रृंखला में संशोधन किया जाता रहा है। श्रम ब्यूरो द्वारा इस आधार श्रृंखला में अब तक किए गए संशोधन आपके 1944 से 1949 में, 1949 से आपके 1960 में, 1960 से आपके 1982 और 1982 से आपके सन 2001 और सन 2001 से आपका सन 2016 और सन 2016 से अभी आपका सन 2020 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार को वर्ष 1982 से आपके स्थानांतरित किया गया है सन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक या उक्त में से कोई नहीं, या आपका उक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते
के निर्धारण का आधार है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन स्तर या आपका प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है वो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते यानी कि आपका डियरनेस अलायंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इसके ही आधार पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय यानी कि आपका कौन सा संस्थापन कौन सा कार्यालय जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आपके जो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े हैं, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आंकड़े जारी करने वाला है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादक कीमत सूचकांक जो है ये मापता है आपका उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादक कीमत सूचकांक यानी कि आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, प्रोड्यूसर 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 प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक समावधि में उत्पादित वस्तुओं और आपकी सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सी एक आपकी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, या आपके ब्याज दर को कम करना, या आपका वस्तुओं की राशनिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आपका मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है वो है आपकी ब्याज दर को कम करना। आपकी जो मांग पर नियंत्रण है, मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और आपका वस्तुओं की राशनिंग करना, ये तीनों जो है आपके मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। और जो आपका ऑप्शन सी है यानी कि ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम करने का परिणाम तरलता तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा जो आपकी मुद्रास्फीति को और बढ़ाएगा। ये आपके मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा न कि आपके कम करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि जो नहीं है वो है आपकी ब्याज दर को कम करना। बाकी आपका मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और आपका वस्तुओं की राशनिंग, ये सभी आपके मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। ये आपके मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करती हैं। और जो आपका ब्याज दर को कम करना है ये आपके मुद्रा स्फीति की दर को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपके बैंक दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके स्थापना वर्ष है, तो आपको इनसे मैच करना है कि कौन से बैंक का आपका स्थापना वर्ष क्या है। तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना वर्ष कौन सा है आपका, तो इलाहाबाद बैंक स्थापित हुआ था आपके 1865 में। ओके। पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था आपके, ये हुआ था 1894 में। वो आपका अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापित हुआ था, अवध कमर्शियल बैंक स्थापित हुआ था आपके 1881 में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये स्थापित हुआ था आपके 1874 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक आपका कब स्थापित हुआ था, 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ था आपके 1894 में। आपका अवध कमर्शियल बैंक कब स्थापित हुआ था, 1881 में। और आपका द अलायंस बैंक ऑफ शिमला स्थापित हुआ था 1874 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सी घटना आपके सर्वप्रथम घटित हुई थी। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो आपके सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई थी, तो वो है आपका बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। भारत में आपके जो जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था आपके 1956 में। 1956 में। और आपकी साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है आपका 1955 में। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम जो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नियमन 10 मार्च 1949 में हुआ था। ये कब हुआ था आपके 10 मार्च 1949, ठीक है, 10 मार्च 1949 को हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी आपकी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ होती है आपकी 1951 से। 1951 से आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपके प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन है ये आपके सर्वप्रथम घटित हुई थी और ये आपका 10 मार्च 1949 को हुआ था। आपका बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। 10 मार्च 1949 को बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ आपका 1951 से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में आपके पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जुलाई 1969 में, जुलाई 1971 में, मार्च 1981 में या आपके जुलाई 1991 में। तो भारत में आपके बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके जुलाई 1969 में। ठीक है, कब हुआ था, जुलाई 1969 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ। और कितने बैंकों का हुआ था, ये आपके 14 वाणिज्यिक बैंक थे। कितने बैंक थे आपके, 14 वाणिज्यिक बैंक थे। 14 वाणिज्यिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 को हुआ। और आपके 50 जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार आपका दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था आपके 15 अप्रैल
15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, तो प्रथम बार जब का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपके 14 वाणिज्यिक बैंक थे, हुआ था 19 जुलाई को। और दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? आपके 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन पूछा था कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका जुलाई 1969 को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके 15 अप्रैल 1980 को हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो ये भी आपका कथन सही है फर्स्ट, कि आपके गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। और आपका जो दूसरा कथन है, यानी कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। तो दोनों ही कथन आपके सही होते हैं यहाँ पर, आई मीन दोनों कथन सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, जिसे एडी गोरेवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसने आपके इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबंध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, संस्तुति की। और 15 अप्रैल 1980 को आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या आपका यूटीआई बैंक? तो कौन सा बैंक है आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो ये है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक हो जाए है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। ऐसे बैंक जिनमें सरकार की धारिता आपके कम से कम 51% है। सरकार की धारिता, सरकार की धारिता कितनी है आपकी? 51%, कम से कम। ठीक है, सरकार की धारिता कम से कम 51% है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कहलाते हैं। और आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका एक निजी बैंक है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक या आपका पंजाब नेशनल बैंक? तो इसमें आपका कौन सा निजी बैंक है? तो निजी बैंक है आपका पंजाब बैंक। ठीक है, पंजाब बैंक आपका निजी बैंक है। पंजाब बैंक आपका निजी बैंक है। बाकी आपका इलाहाबाद बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। ये कैसे बैंक हो गए? आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। ठीक है, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक थे। और हालांकि वर्तमान में आपके इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ पर हो गया है? इंडियन बैंक में हो गया है। इलाहाबाद का विलय आपके कहाँ पर हो गया है? इसका विलय हो गया है आपका इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक या आपका पंजाब नेशनल बैंक? तो इनमें से जो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है वो है आपका आईसी आईसी आईसीआई। ओके, ये बैंक जो है आपका ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। भारतीय औद्योगिक केंद्र साख एवं निवेश यानी कि आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है आपका?
इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल क्रेडिट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आईसीआईसीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना की बात करूं आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपकी इसकी 1955 में। ठीक है, 1955 में विश्व बैंक तथा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है वो है आपका आईसीआईसी बैंक, और इसकी स्थापना 1950 कब हुई थी? 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ, ये आपका एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अप्रैल सन 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात एसबीआई आपका सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बन चुका है। ठीक है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है आपका एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो आपका कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के किसानों हेतु इस क्लब का गठन आपके नाबार्ड तथा एसबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नाबार्ड तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि द्वारा भी किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश के लिए नाबार्ड, उत्तर प्रदेश के लिए आपके नाबार्ड और आपका एसबीआई ने मिलकर आपके किसान क्लब बनाए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा खोली है? कौन से बैंक ने अपनी चीन में शाखा खोली है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या आपका यूको बैंक। तो आपके कौन से बैंक ने चीन में अपनी शाखा खोली है? तो चीन में अपनी शाखा खोलने वाला जो बैंक है आपका, वो बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने आपके सन 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली, और ये भारत का पहला देश था, सॉरी भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी शाखा खोली, और ये कब खोली थी? आपके सन 2006 में खोली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? अब कौन सा निजी बैंक है जिसने चीन में अपनी सर्वप्रथम शाखा खोली है? आईसीआईसी बैंक है आपका, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है या आपका समाधान बैंक है? तो ये है आपका एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन के शंघाई शहर में अपनी शाखा स्थापित की है। कहां पर? आपके शंघाई में, चीन का जो आपका शंघाई शहर है वहां पर इसने सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। तो निजी बैंकों में चीन में अपनी सर्वप्रथम शाखा स्थापित करने वाला जो बैंक है वो है आपका एक्सिस बैंक, और कहां पर स्थापित की है? शंघाई में स्थापित की है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में आपके संलग्न है? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई या उपरोक्त सभी। तो आपकी कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में आपके संलग्न है? तो ये है आपकी, तो आपकी ये सभी यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो है आपकी दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है। आईसीसीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? इनकी स्थापना वर्षों की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी आपके जनवरी 1955 में। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964, जुलाई 1964 में। आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई जुलाई 1948 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका सूची 1 में बैंक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रकार दे रखे हैं कि आपका कौन सा बैंक किस प्रकार का बैंक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, इंडियन बैंक आपकी किस प्रकार का बैंक है? इंडियन बैंक है आपका सार्वजनिक बैंक। आईसीसीआई बैंक जो है ये है आपका निजी बैंक। सिटी बैंक आपका, सिटी बैंक हो गया विदेशी बैंक। और सारस्वत बैंक जो है ये है आपका सहकारी बैंक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इंडियन बैंक कैसा बैंक है आपका? सार्वजनिक बैंक है। और निजी बैंक हो गया आपका आईसीआई बैंक हो गया। सिटी बैंक आपका सहकारी बैंक, सॉरी, सिटी बैंक आपका विदेशी बैंक है। सिटी बैंक आपका विदेशी बैंक है। और सारस्वत बैंक हो जाएगा आपका सहकारी बैंक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और आपके नाबार्ड की स्थापना। तो आपका बताने की आपके पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण होता है। फिर उसके बाद आपकी हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। फिर उसके बाद आपके बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आता है। और फिर उसके बाद आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो प्रथम चरण था ये कब हुआ था? ये आपके 19 जुलाई 1969 को हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ था? ये हुआ था आपके अप्रैल 1980 को, अप्रैल 1980 को। और क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ये हुई थी आपके अक्टूबर 1975 में, 1975 में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपके? जुलाई 1962 में। कब हुई थी? जुलाई 1982 में। कब हुई थी आपके? जुलाई 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण आपके 19 जुलाई 1969 को हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण अप्रैल 1980 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी अक्टूबर 1975 में हुई थी। और आपकी नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न पर विचार कीजिए। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो इन्हें आप इनके स्थापना वर्ष के क्रम में लगाना है। तो पहले आपके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। और आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अग्रणी बैंक योजना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। तो यहाँ पर इन्हें इनके क्रम में लगाते हैं।
इन्हें इनके क्रम में लगाते हैं। तो पहले क्या आएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। पहले आएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, फिर उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, फिर है आपके उसके बाद अग्रणी बैंक योजना। अग्रणी बैंक योजना के बाद है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर उसके बाद है आपका नाबार्ड की स्थापना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना आपकी 1969 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एलबीएस वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना, ऋण बैंकिंग योजना, अग्रणी विभक्त प्रणाली या आपका ऋण बैंकिंग प्रणाली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्रणी बैंकिंग योजना। एलबीएस वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक आपका अग्रणी बैंकिंग योजना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्रणी बैंकिंग योजना 1969 में आपके दिसंबर 1969 में प्रारंभ हुई थी। दिसंबर 1969 में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? आई SIDBI, IDBI, ICICI या आपका नाबार्ड। तो कौन सा बैंक है जो आपके मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो लघु उद्योगों के संबंध में जो कार्य करता है वो है आपका SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी। भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है सिडबी, SIDBI। ओके, ये आपका है स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका उद्देश्य आपके पुनर्वित्त सुविधाएं और लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की विशेष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बैंकों के नाम और मुख्यालय की स्थिति। तो इलाहाबाद बैंक आपका कोलकाता में है इसका मुख्यालय। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ओवरसीज बैंक का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही है वो है आपका, क्या सही है यहाँ पर आपका? केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। सॉरी, ये आपका सही नहीं है। ये आपका सही नहीं, ये तो आपका सिडबी है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय तो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। बाकी आपका वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ पर हो गया? आपका इंडियन बैंक में हो गया। बाकी आपके सही सम्मिलित है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है योग्य अभ्यर्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, कमाई वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपका वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, या आपके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। तो आपका कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो ये है आपका बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो आपका कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो वो है आपके ये सभी जो है, निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी आपकी वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो कौन सी घटना है आपकी जिन्हें आपके भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो ये है आपकी एक आपके तीनों को ही, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, और आपकी बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये तीनों ही आपकी घटनाएं हैं जिन्हें वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन 1 जनवरी सन 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? आपके जनवरी सन 2005 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष कौन था आपका? सी रंगराजन, डी सुब्बाराव, एम एस अहलूवालिया, या कमलनाथ। तो उसके अध्यक्ष थे आपके सी रंगराजन। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। हालांकि समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था इसका 26 जून सन 2006 को किया गया था, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 जनवरी सन 2000 को प्रस्तुत की थी, सन 2008 को प्रस्तुत की थी। और सी रंगराजन जो है ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है आपकी? शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य। तो प्रतिछाया बैंकिंग है आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को साख, जनता की जमा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, या आपका उद्योगों की मांग जमा यानी कि डिपॉजिट। तो कौन सा एक आपका वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है आपकी किसानों को साख। किसानों को बैंक द्वारा प्रदत्त साख को छोड़कर बाकी सभी आपकी क्या है? ये सभी आपकी लाइबिलिटीज हैं यानी कि आपकी देनदारियां हैं।
देनदारी यानी कि आपकी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपकी एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि आपकी परिसंपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? मांग जमाएं, सावधि जमाएं, अंत बैंकिंग देनदारियां या आपकी अन्य उधार ली गई राशियां? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सावधि जमाएं। ठीक है, भारत में व्यापारिक बैंक की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है आपकी, वो किसका होता है, जमाओं का होता है। जमा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी सावधि जमाएं होती है, आपकी टाइम डिपॉजिट होती है, टाइम डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। वाणिज्यिक बैंकों में आपके गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है, ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम वसूली नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी निर्धारित भुगतान तिथि से आपके 90 दिन तक ना तो मुख्य रकम की किस्त और ना ही उस पर देय ब्याज की अदायगी की जाती है, तो उसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं, यानी कि एनपीए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेसल नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह व्यापारी घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो एसबीआई यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में आपके कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन आपका सही है? आपका पहला कथन भी सही है, यह शीर्ष बैंक है। और आपका दूसरा कथन भी सही है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। और आपका फोर्थ कथन भी सही है, यह व्यापारिक नाबार्ड के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। लेकिन यह आपके व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है सलाहकार? वो होता है आपका आरबीआई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा या एससेबी द्वारा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल आपके सर्वप्रथम जारी कब हुए थे? ये जारी हुए थे आपके 1917 में जारी किए गए थे और आरबीआई द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपोर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।